बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर किसी का अच्छा वक्त चल रहा हो तो वो मट्टी को भी हाथ लगाए तो कहते हैं वो सोना बन जाती है, और इसी तरह अगर बुरा वक्त हो तो आप सोना भले पकड़ लें, उसकी कदर कीमत मट्टी से भी गुजरी हो जाती है। और यही सूरत हाल इमरान खान के साथ पेश है। बल्कि अगर इसको ज़रा थोड़ा सा और सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो सर ऐसे ही है कि फसादी खुद फसाद का शिकार हो चुके हैं, और इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ अपनी सियासी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, फुड़फुड़ा रही है। लेकिन इनका वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि एक तो इनमें लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और बैरून मुल्क बैठे हुए जो यूथिये हैं, जो कभी इमरान खान की दौरे हुकूमत में हुकूमती इमारात को बड़ा इंजॉय करते थे और बड़ी बड़ी करप्शन में मुलव्वस थे। ये मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनमें शहजाद अकबर का नाम भी है। याद है ना शहजाद अकबर आपको, कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था, और मेरे सामने भी ये पेपर पढ़े हैं, तो वो कहता था ये सबूत हैं, ये इनकी करप्शन के सबूत हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबूत आ चुके हैं, हमज़ा के ख़िलाफ़ सबूत आ चुके हैं, जरदारी के ख़िलाफ़ सबूत आ चुके हैं। बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जो कुछ कागज़ थे उनको सबूत का नाम दिया करता था, और दावा किया करता था कि जी इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होने वाला है। लेकिन ना तो कोई सबूत किसी अदालत के सामने गया और ना ही सज़ा हुई। बिलाखिर तमाम लोग जो हैं वो इन मुकदमात से बरी हो गए, और ख़ुद शहजाद अकबर साहब ने करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई और बैरून मुल्क फ़रार हो गए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है उसमें शहजाद अकबर साहब भी मौजूद हैं। ये मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल हैं और इश्तिहारी हैं, क्योंकि ये बाहर बैठे हैं और वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे वीलॉग्स कर रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ वालों को अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब चूँकि इनका जो वो क्या कहते हैं अपना हंडिया बीच चुराहे फूटना शुरू हुई है, तो सारे अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये मासूफ भी आज की जो पीटीआई है इस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी बहादुर, मतलब कंपनी बहादुर से मुराद लगा लेंगे फ़ौज, सीधी सीधी सी बात है, और आपरा वाले। और ये कहता है कि जी कंपनी बहादुर के जो लोग हैं वो प्लांट कर दिए गए हैं तहरीक-ए-इंसाफ में। इस वक्त जो कौमी असम्बली में है, इवन के सेनेट के हालिया जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इसमें भी बाज़ ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी होंगे और तहरीक-ए-इंसाफ से भी होंगे। ये वहाँ पे जाके जो है वो मतलब वही बात करेंगे कि चलें जी जो होना था हो गया, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। और वही बातें जो यहाँ पे की जा रही हैं, मतलब हामिद सईद साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत और बाकी लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो हामिद सईद पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई कहता है कि जी इमरान खान से फ़लाँ ने फ़ैसला करवा लिया, कोई कहता है कि इमरान खान के वकील और ये जो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप नज़र आ रही है ये डबल एजेंट है, और ये शहजाद अकबर भी कह रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, यानी कि अब सारे के सारे जो हैं वो मुझे लग रहा है कि बिलाखिर बहुत जल्द ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते लगाते इमरान खान पे मलबा थोपेंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे जाओ जी असी छड्डी पीटीआई। क्योंकि वैसे भी इन पर किसी किस्म की कोई कानूनी बंदिश तो है नहीं, इन पर डिफेक्शन क्लॉज तो लागू होती नहीं, ये तो आज़ाद हैं। अगर कोई बंदा अपना फैसला करे, फॉर एग्जांपल आज इनके कोई 5 या 10 एमएनए एक ग्रुप बनाते हैं, वो अपनी पार्टी की जो मौजूदा उनका पॉलिटिकल स्टांस है उससे इनहराफ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जो सियासी सोच है वो मुल्क के ख़िलाफ़ है। ये IMF को ख़त लिखते हैं, ये IMF के ऑफिस के सामने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे को दुरुस्त करार देते हैं, ये अदारों को ब्लेम देते हैं, और अदारों के ख़िलाफ़ अवाम को ये भड़काने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम इनके साथ नहीं चल सकते, और वो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। और याद रखिएगा इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, और यही शहजाद अकबर और बाकी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ खुद इमरान खान जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वो शायद लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जनाब मैं तो बड़ा मजलूम हूँ, मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैं तो बहुत सादा हूँ, ये मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन कानूनी ज़ुबान में अगर उनके इन दावों की इंटरप्रिटेशन की जाए तो इमरान खान साहब इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था
कल जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत थी, उस दौरान मीडिया से जो गैर रस्मी बातचीत इन्होंने की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बरतानिया से ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, ये पैसा तो आया था, लेकिन मैंने कौन सा अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया। अब केस ये है इमरान खान पे कि बरतानिया से पैसा आता है और वो पैसा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, और वो पैसा हुकूमती ख़जाने में जाना है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, इन्होंने बाकायदा एक मंसूबे के तहत, और इस मंसूबे में शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे, चूँकि ये जो डील हुई थी ना NCA के साथ, उसमें शहजाद अकबर साहब ने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वो सारा डील की थी, निगोसिएशन इन्होंने की थी, ठीक है। एसेट रिकवरी यूनिट के ये सरबराह थे तब, और शहजाद अकबर साहब इसमें मुलव्वस थे। बंद लिफाफे में इसकी मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर ने पहले अटैम्प्ट किया काबीना इजलास में, जब वो मंजूरी ना हुई तो फिर खुद इमरान खान साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको देख चुका हूँ, लिहाजा इस जो एजेंडा है इसकी मंजूरी दे दी जाए। इमरान खान की यकीन दहानी पे काबीना मेंबरान ने इसकी मंजूरी दी। ये बात जो रेफरेंस फाइल हुआ है उसमें मौजूद है कि उस वक़्त के काबीना मेंबरान ने नैब के सामने जो बयानात कलम बंद करवाए, उसमें ये बात सामने आ चुकी है, इसकी तस्दीक की जा चुकी है। अब इमरान खान की तरफ से इसकी मंजूरी लेना, इल्ज़ाम यह था कि पैसा आया और इन्होंने इसकी जो है वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से मंजूरी ली, क्योंकि ये बदनिश्ती पे मबनी था। और इमरान खान का ये एतराफ़ करना, ज़रा इसको साथ मिलाइएगा। और इसी तरह इमरान खान का ये कहना कि ये पैसा तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया, और भाई ये सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में पैसा डाला गया जहां पे मलिक रियाज ने कराची बहरिया के हवाले से उन्हें जो जुर्माना आयद किया गया था 460 अरब रुपए का, उस अकाउंट में डाला गया। ये पैसा तो था हुकूमत पाकिस्तान का, मलिक रियाज के खाते में क्यों डाला गया? ये भी एतराफ़ है, इमरान खान इसका एतराफ़ कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये ओपन एंड शट केस है। इमरान खान के एतराफ़ के बाद अब इमरान खान अपनी सफाई में मेरा ख्याल है कि कोई बात भी नहीं रख सकते, तो लिहाजा इस वक्त इस पर जो प्रोसेस जारी है, ये कंप्लीट होने के बाद इमरान खान के इस एतराफ़ की बुनियाद पर ही इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है, क्योंकि इमरान खान इसको तस्लीम कर चुके हैं। और इसके अलावा एक ख़बर और भी है जो इससे रिलेटेड है। ये जो अडियाला जेल में सारी सिक्योरिटी चल रही है ना, उसका कंसर्न भी ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो ट्रायल चल रहा है, इसको कंप्लीट करने के बाद उनको यहाँ से शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस हवाले से कौन सी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, वो कल के वीलॉग में जो है वो आपके साथ नहीं कल के नहीं आज का जो सेकंड वीलॉग होगा उसमें ही आपसे जो है वो बात करेंगे। और जनाब अली, इसके साथ साथ ये जो हुकूमतें ख़त्म होने का मामला है, मतलब अभी हुकूमतें कायम हुई हैं और इसके साथ ही मुख्तलिफ़ जगह से ये दावे सामने आ रहे हैं कि ये हुकूमतें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। एक तो फैसल वाडा साहब का दावा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जिसके अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त सरबराह हैं, ये हुकूमत जो है वो ईद के बाद ख़त्म हो सकती है। और इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया था कि ये जो अपना मरकज़ी हुकूमत है ये मई तक ख़त्म हो जाएगी। उनका ख्याल ये है कि ये हुकूमत बजट भी पेश नहीं कर सकेगी। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शहज़ादे आदमी हैं यार, और उनको तो चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार किया करें। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि उन्होंने एक बार पहले ये कहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब को, मौलाना को मैनेज करना पड़ेगा, फिर मामला चलेंगे। और जिस दिन वो ये मशवरा दे रहे थे उस दिन उन्हीं के सामने उनकी बीवी और भाई उनसे मैनेज नहीं हो रहे थे, दोनों एक दूसरे को जो है वो गालियां दे रहे थे। वो उसे कहता था कि बकबक ना कर, बकवास ना कर, वो उसे कह रही थी कि तू अपनी बकवास बंद कर। तो ये बेचारे ना, मेरा ख्याल है कि ये कहीं अब मैटर ही नहीं करते यार, मुनासिब नहीं है। हाँ, इनकी पेशी के मौका पे जो तस्वीर सामने आई थी ना, जो बच्चियों के साथ इनकी तस्वीर थी, बड़ी दिलसोज किस्म की थी। ज़ाहिर है बच्चियाँ तो अपने बाप के साथ अटैच होती हैं ना, तो वो देख के ज़रा मुझे जो है वो थोड़ा सा दुख फील हुआ। लेकिन क्या करें कि जब आप ताकत में होते हैं तब आपको एहसास होना चाहिए कि ये ताकत ख़त्म भी होनी है, ये इक़्तिदार एक दिन जाना भी है, और आपको इस इख्तियार का जो है वो हिसाब देना भी पड़ सकता है। तो ये उस वक़्त इनको गौर करना चाहिए था। और इसके साथ साथ जनाब,
मुराद सईद और सनम जावेद की वापसी हुई है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि मुराद सईद साहब जिनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता हुकूमत के कायम होने के बाद भी मुराद सईद जो है वो अब तक बाज़ाब्ता तौर पे मंजर आम पे नहीं आए। उनके बारे में जो है वो मतलब है तो वहीं पे कहीं, लेकिन उस तरह से मंजर आम पे नहीं आए। लेकिन उनके हवाले से तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि उन्हें सेनेट का टिकट दिया जाएगा और उनके कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए हैं और होपफुली कि वो इलेक्ट भी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें या तहरीक इंसाफ कहें या आज़ाद कहें, इनकी एक मेजॉरिटी है और इनके पास वोट मौजूद हैं, तो वहाँ से कोई इशू नहीं होगा। मुराद सईद साहब जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बड़े संगीन किस्म के मुकदमात हैं, उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से हो सकता है उनको अबूरी ज़मानत मिल भी जाए, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इस्लामाबाद भी आना है, उन्होंने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जाना है। तो लिहाजा अगर उन्होंने जो अपना ट्रैवलिंग है, मतलब मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर फ्रीक्वेंटली उन्होंने जाना है, तो फिर उसके लिए उनको जो है वो अदालतों को सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी मसाइल हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की कबीना के मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। इवन के वो जो इनके सूबाई वज़ीर हैं, आई थिंक मजहबी अमूर के हैं, अदनान कादरी साहब, उनको भी तलब किया गया है ना कि वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की एक अदालत की तरफ से। और इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर रखा है। तो मामला जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो मतलब ख़राब हैं। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब को भी इसका अंदाज़ा है, इसीलिए तो उन्होंने इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ चलने का फ़ैसला भी किया है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो बार बार कुछ जो ताकतवर हैं उनके साथ राब्ते में भी ज़रा मशगूल हैं। ख़बर तो ये भी है कि जिस दिन वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उस दिन भी कुछ मुलाकातें उससे पहले हुई थी और उन्हीं मुलाकातों के बाद इनका सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे अपडेट हुआ। ये गए, इमरान खान को इत्मीनान में नहीं लिया और अब इमरान खान ने भी बता दिया ना कि जी मुझे तो इत्मीनान, इन्होंने मेरे साथ तो बात ही नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं था और इन्होंने जाके गलती की है। लेकिन अब तो हो गया जो होना था। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद इनको हटा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो ग्रुप बंदी पहले से मौजूद है, असद कैसर ग्रुप है, आतिफ खान ग्रुप है, मुश्ताक गनी ग्रुप है, ये और भी कई ग्रुप्स हैं। और अब तो वो ग्रुप्स जो हैं वो मरकज़ में भी नज़र आ रहे हैं ना। मरकज़ में शेर अफजल मरवत ग्रुप है, इसी तरह वो बैरिस्टर गौहर ग्रुप है, कोई उमर अयूब ग्रुप है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट चुकी है और किसी वक्त भी ये इख्तलाफात बढ़ेंगे तो आपको यही तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में नज़र आएंगे। और जब ये ग्रुप्स में बट जाएंगे तो फिर इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इमरान खान तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना। अगर कोई चंद लोग रह जाएंगे, वो एक छोटा सा ग्रुप होगा और बाकी सारे लोग जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। और इसी तरह पंजाब में सनम जावेद को जो है वो टिकट जारी किया गया है, फैसला किया गया है और सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करने के हवाले से कानूनी प्रोसेस जो है, क्योंकि वो जेल में है ना, साइन वगैरह करवाने थे, वो आगे बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ भी हमें जो है वो डिस्क्रिमिनरी एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। उसकी वजह देखें क्या कि सनम जावेद मेरा उनके जो अपना पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थाट है उससे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यार उन्होंने जेल को बर्दाश्त किया है, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया है, उन्होंने जेल की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ भी देखें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने उनके साथ जो है वो वफा नहीं की। देखें ना, अगर आपने सनम जावेद को वाकई ही सेनेट में लेके जाना है तो आप उसे जनरल सीट पे टिकट अनाउंस करते, उनको जनरल सीट पे लेके आते। अब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो हैं वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसी बस उन्होंने उनको जो होता है ना, सिर्फ ज़रा थोड़ा सा वो कहते हैं लॉलीपॉप कि ज़रा डंग टपाओ कि जी देखें जी हमने एक कारकुन को टिकट दिया है, सिर्फ टिकट देने का ऐलान किया है, उससे सेनेट में ले जाने की आपकी कोई मंशा नहीं है। और उन्हें भी सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो उसी तरह जिस तरह ये आम इंतखाबात में वो उनकी तस्लील करवाने की कोशिश है और यहाँ भी इसी किस्म की सूरत हाल है। और अब आखिर में
खबर है साकिब निसार साहब के हवाले से। साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने अपने दौर में सबसे ज़्यादा आज खुद नोटिस लिए और सबसे ज़्यादा उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ नोटिस लिए। उन्होंने उनके दौर में जो है वो पनामा का हंगामा बर्पा किया गया, JIT पे जो है वो बनाई गई व्हाट्सएप पे JIT बनाई गई। उनके दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत जो थी उस वक्त भी नून लीग की थी। यहाँ पे हर हफ्ता और इतवार ये छुट्टी के दिन थे, यहाँ पे अदालत लगा ली जाती थी, वज़ीर आला को तलब कर लिया जाता था, काबीना मेंबरान को तलब कर लिया जाता था, सूबाई ब्यूरोक्रेसी को तलब कर लिया जाता था और मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबा जात थे वहाँ के विज़िट करके उन पर काम रखवा दिया जाता था। 2 मनसूबे ऐसे थे कि जिन पे जनाब साकिब निसार साहब ने पूरी तरह पहरा दिया कि इन पे काम नहीं होने देना। एक था ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मनसूबा और दूसरा था जनाब अली PKLI, ये जो पंजाब में किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन। इन्होंने यहाँ पे हर तरह का वो हरबा इस्तेमाल किया कि ये काम रुक जाएं, चूँकि ये मुस्लिम लीग नून ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे और फिर वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स भी अपनी मर्ज़ी की करवानी थी। तो साकिब निसार साहब उस दौर में ये सारी हरकतें करते हुए दिखाई दे। लेकिन इसके साथ साथ साकिब निसार साहब ने अपने दौर में अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाली शिकायत को भी नज़रअंदाज किया और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन शिकायत को कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको रेफ़र नहीं किया। कानून ये है कि अगर किसी भी जज के ख़िलाफ़ शिकायत आती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको रेफ़र कर दी जाती हैं ताकि वो इनका जायज़ा लें। अगर उनमें से कोई ऐसी है कि जिस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कार्रवाई करे। लेकिन मसूफ़ ने अपने ख़िलाफ़ आने वाली इन जो दरख्वास्तें हैं इनको कभी भी रेफ़र नहीं किया। हालांकि इनके दौर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी और दूसरा आई थिंक के लाहौर हाई कोर्ट के जज थे फ़ारूक इरफान साहब, उनका भी पनामा में नाम आया था, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई चल रही थी। लेकिन इन्होंने अपनी दरख्वास्तों पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं चलने दी और जब ये रिटायर्ड हुए इनके जाने के बाद जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने ये जो तमाम दरख्वास्तें थी इनको गैर मौसर करार दे दिया। इसी तरह आपको याद है ना कि साकिब निसार साहब के खिलाफ जो शिकायत थी उन्हीं की बुनियाद पे एक आफिया शहर बानो केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। फिर उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन साहब पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला आया और अब 5 रुकनी बेंच ने उस पर एक नया फैसला जारी कर दिया था। 5 रुकनी बेंच का जो तफसीली हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें साकिब निसार साहब के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ जो है बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है, ये जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की कि साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ 15 शिकायत थी जिसका इन्होंने जायज़ा नहीं लिया और इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इसी तरह जनाब आसफ सईद खोसा साहब ने 14 फरवरी 2019 को वो दरख्वास्तों को गैर मौसर करार दिया और ख़ारिज कर दिया। इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि जनाब अली किसी भी जज को जो इस्तिस्ना होता है ना वो अदालती अमूर की अंजाम दही में होता है। इस तरह नहीं होता कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आए तो वो उस पर भी उनको इस्तिस्ना है, हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये भी कहा गया है कि कोई भी जज जो है वो एहतसाब से बालातर नहीं है। तो लिहाजा किसी भी जज के ख़िलाफ़ शिकायत आए, अगर वो रिटायर्ड हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए तब भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले का मतलब ये है कि साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ वो शिकायत जो गैर मौसर करार दे दी गई उनके हवाले से भी कहा गया कि ये जो है बदनिश्ती पर मबनी फ़ैसला था। तो अगर इस फैसले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सामने रख लिया तो फिर इसका मतलब है कि साकिब निसार साहब को भी नोटिस जारी हो जाएगा और फिर साकिब निसार साहब को नोटिस जारी होगा तो कौन कौन जो है वो ज़रा बाहर आएगा और किस किस पे क्या क्या इल्ज़ामात सामने आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।